आदाब। आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों से ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब अपनी बुलंदियां तय कर रहा है। आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम बुंदेलखंड के इलाका दमोह में मौजूद है। दमोह एक तारीखी शहर है और यहाँ की अपनी एक तहजीबी रवायत है, लेकिन आज़ादी के बाद के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि दमोह की तारीख क्या है। दमोह का शुमार मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में होता है। ये मध्य प्रदेश के 50 अजला में से बुंदेलखंड का एक अहम तारीखी जिला, सागर डिवीजन का एक अहम हिस्सा और दमोह जिले का हेडक्वार्टर भी है। दमोह की तारीख इंसानी तहजीब के नशोनुमा से जुड़ी हुई है। गुप्त अहद हुकूमत में दमोह इसका एक अहम हिस्सा रहा। यहाँ पर मिलने वाले सिक्कों से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और सिकंदगुप्त के हित का पता चलता है। 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच दमोह जिले का कुछ हिस्सा जैदी हुक्मरानों के मातहत रहा और कलचुरी राजा त्रिपुरी से यहाँ तक हुकूमत करते रहे। यहाँ का तारीखी नौहटा मंदिर आज भी कलचुरी राजाओं की अजमत रफ्ता की याद दिलाता है। दमोह जिले का कुछ हिस्सा चंदेल, टीजाक और भक्ति हुक्मरानों के तहत भी रहा। 14वीं सदी हिजरी में दमोह में मुस्लिम हुक्मरानों का तसल्लुत कायम हुआ, जिसमें खिलजी और तुगलक सुल्तानों के नाम काबिल जिक्र हैं। देखिए, दमोह के आसपास, दमोह के सराउंडिंग एरियाज़ में तो रियासतें रही हैं, पर दमोह जो है वो बरतानिया सल्तनत के अंतर्गत ही रहा है। यहाँ पन्ना में जो है रियासत थी, हमारे दूसरी तरफ छतरपुर में रियासत थी, टीकमगढ़ ज़िला है वहाँ भी रियासत थी, पर दमोह जो है वो इन रियासतों के अधीन नहीं रहा। पर इन रियासतों में जो आज़ादी के लिए हलचल हुई, उसकी जो है आहट यहाँ तक गाहे बगाहे इतिहास में सुनाई पड़ती रही। राजा नल और उनकी रानी दमयंती, वो किसी समय यहाँ आई थीं और दमयंती के नाम पर इस शहर का नाम दमोह पड़ा। वैसे इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि दमन मोह का हो जहाँ सो दमोह कहलाए। यहाँ लोगों का जो गुरूर है, घमंड है, वो यहाँ की धरती चकनाचूर करती है। दमन का मोह होता है, इसीलिए इसका नाम दमोह है। हिंदू मुस्लिम एकता का गंगा जमुनी शहर है। वो जो एकता की, इंसानियत की और भाईचारे की मिसाल है, वो जैसी दमोह में मिलती है, उससे आसपास के बड़े बड़े शहरों में भी वो देखने को नहीं मिलती। 15वीं सदी में गोंड राजा संग्राम शाह ने यहाँ हुकूमत कायम की और इस इलाके को तरक्की की नई मंजिलें अता की। उसके बाद दमोह का इलाका मुगल बादशाहों के मातहत रहा। सन 1732 में इस इलाके पर मराठों का कब्जा हुआ और 1888 में पेशवा की मौत के बाद अंग्रेज इस इलाके में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुए। 1888 से 1947 तक ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के जेर नगी रहा और मुल्क की आज़ादी के साथ ही दमोह ही नहीं, बुंदेलखंड एजेंसी और मध्य प्रदेश इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की तस्कीर हुई। दमोह मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। दमोह शहर जो है ये लगभग 5 शताब्दियों पुराना शहर है और इसको लेकर के अनेक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे रानी दमयंती का शहर मानते हैं, कुछ लोग राजा दमघोष की राजधानी मानते हैं और कुछ लोग यहाँ तोप के गोले ढाले जाते थे, इसलिए इसे दमनकपुर कहा जाता है। कुछ भी हो, पर पिछले 5 शताब्दियों से दमोह का इतिहास काफ़ी समृद्ध और काफ़ी अच्छा रहा है। दमोह सतह समंदर से 595 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दमोह का कुल रकबा 8,212 स्क्वायर मील पर मुहित है। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से 260 किलोमीटर की दूरी पर टीकमगढ़ के जुनूब में दमोह वाक़ है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक दमोह शहर की कुल आबादी 1,12,160 है। नई मरदमशुमारी में इसमें इजाफा यकीनी है। इसमें मर्द आबादी का तनासुब 53% और ख्वातीन का तनासुब 47% है। और अगर यहाँ की तालीमी शरह की बात करें तो ये 73% है।
इसमें अगर मर्दों की तालीमी शरह की बात करें तो वो 89% है और ख्वातीन की तालीमी शरह 66%। दमोह पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों की हुकूमत रही, लेकिन मुग़ल और ब्रिटिश अहद से लेकर आज तक ये इलाका तरक्की की दौड़ से बाहर ही रहा है। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में तरक्की की बात की जाती है तो बुंदेलखंड का ये तारीखी शहर उसमें कहीं शुमार नहीं होता। दमोह की एक रोशन तारीख जरूर है, लेकिन इसका शुमार सागर डिवीजन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पसमानदा अजला में होता है। हमारी आज़ाद हुकूमतों ने मध्य प्रदेश बनने के बाद दमोह ही क्या बुंदेलखंड के लिए कोई ऐसा खाका तैयार नहीं किया जिससे उसकी हमजहत तरक्की हो सके। एक वक्त था कि यहाँ के राजाओं की ताकत और हिम्मत के आगे बड़ी बड़ी हुकूमतें झुकती थीं, लेकिन आज़ादी के बाद दमोह ही क्या बुंदेलखंड के लीडरों की आवाज़ डकार खाने में तूती की सदा साबित हो रही है। सियासी शऊर की कमी और क़यादत के बीच अदम ताउन का खमियाजा पूरे दमोह को भुगतना पड़ रहा है। मुसलमान कौम को दमोह या भोपाल या सागर करके देखा ही नहीं जा सकता जनाब। मुसलमान कौम की तरफ जब देखना है तो बस मुसलमान कौम की तरफ देखना है, उसमें दमोह की अलग, भोपाल की अलग या हिंदुस्तान की दिल्ली की अलग हो नहीं सकती। मुसलमान कौम मेरे ख्याल से कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में एक ही हालात में है। हाँ, ये हालात ये कहें कि किस तरह की, जैसे कि आज आप देख रहे हैं पूरे का पूरा जो आज हम समीक्षाएं करते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पर देखते हैं तो हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। मुस्लिम कौम जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गई। हमारा माशरा जो है कि एक वो शेर याद आ रहा है कि विसाले मोहब्बत में हम तो सनम, ना इधर के रहे ना उधर के सनम। हमारे कौम के हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो दुनिया ही मिली और ना हमें दीन ही मिला। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दमोह की तरक्की की। आज़ादी के बाद दमोह की तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो तरक्की नहीं हुई जिसका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। यहाँ पर आज़ादी के बाद डेवलपमेंट के नाम पर वोट तो बहुत सारे लिए गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका असर, उसका 10% फ़र्क जो है अक़लियती तबके पर नहीं पड़ा। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। दमोह का तारीखी विरसा बहुत अहम है। अगर हमारी हुकूमतें यहाँ पर सयाहों के लिए सहूलियात मुहैया करें तो यहाँ के लोगों को रोजगार के बहुत से वसाइल मुहैया हो सकते हैं और उनकी जिंदगी के रंग भी बदल सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी हुकूमतों ने, चाहे इसमें कांग्रेस की हुकूमत रही हो या बीजेपी की, दोनों ही ने दमोह की हमजहत तरक्की से हमेशा इनहराफ किया। यही वजह है कि आज़ादी के बाद वसाइल के बावजूद दमोह को तरक्की की वो मंजिल नहीं मिल सकी जो उसका ख्वाब था। दमोह का शरह ख्वानगी 73% के करीब है। यहाँ पर 17 हाई स्कूल और 8 कॉलेज हैं और 4 प्रोफेशनल और वोकेशनल कॉलेज हैं। लेकिन अगर इसमें मुस्लिम तालीम के तनासुब का जायजा लिया जाए तो यह 35% भी नहीं है। यहाँ मर्दों में तालीम की शरह 46% के करीब है, जबकि ख्वातीन में इसका तनासुब उसका आधा भी नहीं है। हुकूमतों के लिए यहाँ के मुसलमान एक वोट बैंक से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते और मुसलमान भी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कभी कांग्रेस की झोली में अपने वोट डालते रहे और कभी बीजेपी से दामन किए हुए, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने उन्हें चलने के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। अगर यहाँ के मुस्लिम समाज की पसमानदगी को कुछ देर के लिए अलहदा भी कर दिया जाए तो दूसरे तबके के लोग भी जो यहाँ रहते हैं उनकी हालत में भी कोई खास फर्क नहीं है। आज अच्छी तालीम के साथ साथ कुछ सोर्स की भी ज़रूरत होती है, मेहनत की भी ज़रूरत होती है अगर आपको कोई जॉब करना है तो। और जो कमर्शियल जॉब्स हैं उसमें और भी ज़्यादा कुछ ऐसे ज़राए होते हैं जो मुसलमानों के पास नहीं है। यही वजह है कि तालीम याफ्ता मुसलमान जो है अपना खुद का रोज़गार कर रहे हैं और किसी सरकारी जॉब में नहीं है या हैं तो कम तादाद के अंदर। हम ज़ाती तौर पर तो इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि तालीम वो चीज़ है कि जब तक खुद से आदमी इरादा ना करे तालीम हासिल करने का, तालीम हासिल नहीं हो सकती। और रहा हुकूमत, तो हुकूमत इसलिए ज़िम्मेदार है कि जो हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाई हैं मुसलमानों के लिए वो हिंदुस्तान लेवल पर और यहाँ दमोह के लेवल पर भी पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं मिला। दमोह में मुसलमानों के ज़्यादातर मैकेनिकल वर्क्स में ज़्यादा काम है और बड़ी रोज़गार पर ज़्यादा डिपेंड है।
यहाँ के घर में जो मुस्लिम्स महिलाएं हैं वो बीड़ी का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो औरतें बीड़ी बनाती घरों में, उससे आमदनी होती है उनकी। और जो मुस्लिम्स हैं वो कार मैकेनिक और मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक डायमंड सीमेंट फैक्ट्री आई है करीबन आज के 20 साल पहले करीब, तो उसमें सभी को रोज़गार है, मुस्लिम्स को भी है, हिंदूस को भी है, और बाहर के लोग भी ज़्यादातर हैं उसमें। तो उसमें कुछ रोज़गार तो उपलब्ध हुए हैं, लेकिन हमारा जो रेशू है, हमारी कौम के बच्चे पुराने जो हम लोग के बैच के हैं वो एजुकेशन से काफ़ी दूर रहे, इसलिए उनको उतना एडवांटेज नहीं मिला। फिर भी उसमें हमारा योगदान तो है काफ़ी। दमोह की फजा में उर्दू के नगमे तो सदियों से गूंजते रहे हैं, लेकिन उर्दू को जमीनी सतह पर उसका हक देने के लिए कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। यही नहीं, उर्दू यहाँ पर सिर्फ मदारिस तक जिंदा है, और सूबे के मदारिस के लिए मदरसा बोर्ड पर नजर डालें तो 1998 में इसका वजूद अमल में आया था। 2003 से सूबे में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज तक शिवराज हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मदरसा बोर्ड और मदारिस के तलबा को नई जिंदगी मिलती। उर्दू की खस्ता हाली का मैं अपने समझ में तो ये है कि इस पे भरपूर तवज्जो जो देनी चाहिए। हमारे जो सरबराह हैं या उनको ये कह दीजिए कि जो कि जिनके ज़रिए उर्दू का फ़रोग़ होना चाहिए, बल्कि खुली ये कि ये शुरू से हुकूमत की बेतवज्जही की शिकार हो रही है। इस पहली बुनियाद तो ये है। दूसरी कि आज मदारिस जो उर्दू के कायम किए गए हैं वो सिर्फ नाम नहाद के लिए उर्दू का नाम दे दिया गया है, मगर उर्दू को जिस अंदाज से वहाँ परवरिश पानी चाहिए वो काम नहीं हो रहा, और ना उसकी तरफ ऊपर से तवज्जो दी जा रही है। अब इसमें क्या सियासत का कुछ रंग है, क्या है, अब ये हले सियासत ही समझ सकते हैं। और सवाल ये कि मध्य प्रदेश में तो वाकई जैसा आपने फरमाया उर्दू की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मगर सिर्फ मध्य प्रदेश में अगर उर्दू का हाल बुरा हुआ है तो मैं तो ये समझूंगा कि ये तंग नज़री का नतीजा है। होता ये है कि बच्चों का नाम अगर उस उर्दू स्कूल में हमारे अवाम लिखा देते हैं तो जब वो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है वो आगे जाके वो फेल हो जाते हैं, यानी पीछे रह जाते हैं। इस वजह से लोग दस्तकश हो गए हैं कि ये मेहनत भी नहीं की जा रही है। मेरा जहाँ तक अपना सोचना है कि उर्दू की तरक्की के लिए हमारी हुकूमत के लिए ये चाहिए कि जो उर्दू को फ़रोग़ पहुँचाते हैं हमारे जैसे अहले अदब हजरात हैं, अहले सुखन जो शौरा हजरात हैं, उनको यानी ऐसे मौक़े ऐसे प्रोग्राम से दिए जाएँ, पहुँचाए जाएँ, उनके हुकूमत के ज़ेर असर कराए जाएँ कि पहले तो ये सबसे पहला यानी ज़रिया यही होगा। दूसरा ये कि जो उर्दू स्कूल कायम किए जा रहे हैं उन पर कुछ ऐसे काबिल शख्सियतों को मुतय्यन किया जाए कि जो वो उसकी सही तरीके से निशानदेही भी करें और रहनुमाई भी करते रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं दमोह में। दोस्तों, प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में आपने देखा कि जहाँ पर हमने दमोह की तारीख, यहाँ पर डेवलपमेंट पर हमने एक फोकस किया। आइए प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि दमोह में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अपनी एक तहजीबी रवायत है, यहाँ पर उर्दू का एक अच्छा स्कोप है, लेकिन आज़ादी के बाद वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दमोह के डेवलपमेंट की। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें आईं, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने दावे, वादे और इनके बीच वोट लेने का काम तो किया, लेकिन यहाँ के हम आज तरक्की की बात करें और इस तरक्की में अक़लियतों की तरक्की की बात करें तो उस पर फोकस नहीं किया। यही वजह है कि दमोह पसमानदा से पसमानदा होता चला गया। यही नहीं, अगर हम यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उर्दू मीडियम स्कूलों की बात करें, तो हमें देखते हैं उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया है। क्या इसकी वजह, आइए डालते हैं एक नज़र। कौमों के उरूज व ज़वाल में तालीम बुनियादी किरदार अदा करती है, और अगर हुकूमतें अपने शहरियों को तालीम के जेवर से आरास्ता होने का मौका फराहम करती हैं तो शहरियों की ज़िंदगी के साथ मुल्कों की किस्मत का सितारा भी बुलंदी पर होता है।
लेकिन मध्य प्रदेश के बनने के बाद प्रदेश की बागडोर बीजेपी और कांग्रेस के ही हाथ में रही है और ये दोनों ही पार्टियां अपने नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद मुस्लिम मसाइल के हल में एक जैसी ही नजर आती हैं। 1956 से लेकर आज तक दोनों पार्टियों की हुकूमतों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सूबे के मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी में इनकलाब आता। मुस्लिम समाज के तालीमी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की सतह पर अगर कहीं कोई कोशिश की भी गई है तो उसका फायदा मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंच सका। अब जरा कुछ मुस्लिमों के बारे में सोशल स्टेटस क्या है उनका, एजुकेशनल क्या है, कल्चरल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, ये पूरी पिक्चर आई तो समझ में आया कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में जो स्थिति है वो हरिजनों से भी ज़्यादा गई हुई थी। अब योजनाओं के ऊपर फिक्र होने लगी तो 29/11/2007 को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से अल्पसंख्यकों की, उसमें सभी थे, मुस्लिम थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, पारसी भी थे, ये 5 को उन्होंने अल्पसंख्यक मान के सबको लाभ देने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लागू की। फिर 1/4/2008 से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप समझ लागू कर दी। इन स्कॉलरशिप्स के रेट जो है दूसरी स्कॉलरशिप से कुछ ज़्यादा थी, तो बड़ी तादाद में फार्म भरे, ब्लॉकवार कैंप लगा के फार्म भरे। हमें याद है कि 2008 वाली जो स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक के फार्म भरे गए उसमें प्राइमरी वालों के लिए 1000 रुपया हर बच्चे को मिलता था, बशर्ते कि वो 50% से एबव मार्क्स का हो। तो 2008 के कैंपेन में करीब करीब 48 से 50 लाख रुपया दमों में आया। अब जनता को भी अच्छा लगा और कर्मचारियों को भी कुछ नई नई अकलें सूझने लगी। कभी अगली साल में कभी बच्चे का स्कूल का नाम गलत कर दिया, तो कभी बाप की स्पेलिंग गलत कर दी, कभी बेटे की स्पेलिंग गलत कर दी, तो चेक इस हाथ दिया और उस हाथ वापस चला गया। बुंदेलखंड में दमोह को अमन के गहवारे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह है संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश किया। यहाँ पर तमाम तीज त्योहार मिलकर मनाने की रवायत आज भी कायम है। कौमी एकता के रूप में जो एक मिसाल दमोह के ऊपर से कायम की गई है कि दमोह शहर में आज तक इतिहास उठा के देखिए किसी प्रकार से कोई भी दंगा फसाद या कोई ऐसी चीज़ ईश्वर की, अल्लाह की कृपा से नहीं हुई। यह उसका अल्लाह का करम है। हमारे यहाँ पर सभी समाजों के लोग वास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो। और समय समय पर यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जो हम नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकालते हैं, हमारा पूरा समाज इसमें रहता है और काफ़ी बड़े स्तर पर हम इसको मनाते हैं। हमेशा ही सारे धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग वो पूरा रास्ते में स्वागत करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई रास्ते में बाकायदा सौंफ, सुपारी, फल फ्रूट लेकर और इत्र लेकर पूरे सिख समाज का स्वागत करते हैं और गुरु के प्रति नतमस्तक होते हैं। उसके बाद ईसाई समाज भी वो अपने स्तर पर बाकायदा वो भी अदब सत्कार देकर और हम लोग का सम्मान करते हैं। यही मिसाल हमारी जब ईद मिलाद-उन-नबी पर जब जलसा निकलता है तो हमारा समाज भी पहुंचकर, दूसरे समाज भी पहुंचकर हम मुस्लिम भाइयों का गले लगाकर स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार आपने हमें अपना बनाया, क्योंकि हमारी गुरबाणी भी यही कहती है कि एक पिता एकस के हम बारिक। और गुरबाणी में यह चीज़ दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। लेकिन अमन के इस गहवारे को मध्य प्रदेश में जहां उसकी खस्ताहाली को देखते हुए सबसे ज्यादा तरक्की के मौके फराहम करने की जरूरत थी, उसे हमारी हुकूमतों ने, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी
दोनों ही शामिल है, हमेशा नजरअंदाज किया है। वरना जिस तारीखी शहर की अजमत गुप्त और कल्चुरी हुक्मरानों के अहद में काबिल दीद थी, आज उसकी खस्ताहाली इस तरह नहीं होती। दरअसल आज़ादी के बाद हमारे लीडरान ने दावे और वादों से निकलकर कभी यहाँ की हमजहत तरक्की के लिए काम ही नहीं किया। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की बात की जाती है तो उसमें हमें बुंदेलखंड का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर हम यहाँ पर आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। योजनाओं की जहाँ तक बात है, जो सरकार योजनाएं बनाती हैं और जिनके क्रियान्वयन के विषय हुआ करते हैं, उसमें जितना कुछ दिग्विजय सिंह की सरकार में मांगा गया और दिग्विजय सिंह की सरकार से लाया गया, वो यहाँ जन सामान्य तक पहुँचा है। विकास की बात करते हैं। विकास के नाम पे जैसे कि नहरों का विकास हुआ, नए तालाब बने, ताल तलैया डबरा करके डबरी एक योजना दिग्विजय सिंह ने जलाई, आपका सरोवर आपकी धरोहर, यह योजना गांव-गांव में लागू हुई और काम हुए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ तक प्रदेश की बात है तो आप देख रहे हैं कि पिछले 11 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उसके पहले जो अदर्स पार्टियों की गवर्नमेंट थी, तो प्रदेश को उनके मुख्यमंत्री कर्जे में छोड़ कर गए थे। सड़कों की हालत क्या थी, शासकीय सुविधाओं के नाम पे जीरो था, बैलेंस भी गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चारों ओर विकास ही विकास दिख रहा है। आप भोपाल से दमोह आए, पहले भोपाल से दमोह आने में बाई रोड लगभग 12 घंटे लगते थे, आज वही सफ़र 6 घंटे में पूरा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास तो बहुत किया है, सैकड़ों प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उसी तारतम्य में हमारा दमोह भी विकास की लहर से अछूता नहीं है। कौमों के उरूज व ज़वाल में तालीम, तंजीम और तिजारत का बहुत अहम किरदार होता है। आज़ादी के बाद दमोह में मुस्लिम समाज की हमजहत नशोनुमा के लिए जहां मुस्लिम तबके ने अपनी बेदारी का सबूत नहीं दिया, वहीं सियासी पार्टियां भी उनके इस्तेहसाल से आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों की तालीमी, माशरती और समाजी जिंदगी निहायत ही अबतर है। बुंदेलखंड में दमोह हो, छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो या सागर, यहाँ की पसमानदगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं, उतना ही यहाँ का मुस्लिम तबका भी जिम्मेदार है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी खुद को आगे ले जाने के लिए कोई मुनज़्ज़म कोशिश नहीं की। मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी और माशरती तरक्की के लिए दमोह ही क्या, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कॉन्फ्रेंसें और मीटिंगें तो बहुत की, लेकिन यह सब की सब बेमकसद रही। अगर इस मुल्क के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के वादे से अलग हटकर अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए, अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कौमी सरबलंदी के लिए अमली इक़दाम किए होते तो दमोह, बुंदेलखंड ही क्या, मुल्क में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा ही कुछ और होता। दोस्तों, आज़ादी के बाद दमोह में अक़लियती तबके की सामाजी, तालीमी और माशरती सूरत हाल पर मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं ताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।